सबसे नमस्कार। सब लोग जल्दी से जुड़ जाएं क्लास में। हम लोग हैं अपने करेंट अफेयर्स के सेशन में। फटाफट जल्दी से शेयर कर दें अपने अपने जिस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर हूँ अपने यार दोस्तों सबको। तो फिर आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। सबसे नमस्कार। सबसे नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेज प्रयागराज पर। और हर बार की तरह आप जानते हैं आज करेंट अफेयर्स का सेशन है। करेंट अफेयर्स हम लोग स्ट्रेटजिक कवर करते हैं। आज की क्लास में कुछ नए स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं जिनके लिए हमारे साथ करेंट अफेयर्स पढ़ने का पहला अनुभव है। तो थोड़ा सा उनको क्लास के बारे में बता देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग मंथली स्ट्रेटजिक करंट अफेयर्स कवर करते हैं। ऐसे सभी नए लोग जो पहली बार जुड़ रहे हैं वो जान जाएं कि हम लोग करंट अफेयर्स को बहुत ही स्ट्रेटजिक और महीने में एक वीडियो के माध्यम से कवर करते हैं। महीने के समाप्त होने के लगभग 10 तारीख के आसपास तक हमारा बीते हुए महीने का करंट अफेयर्स आता है। इस बार का करंट अफेयर्स थोड़ा डिले रहा। उसके पीछे कारण है कि लगातार ये जो लॉकडाउन के बाद ऑफलाइन कोचिंग का एक प्रेशर, क्लासेस स्टेबल करना और नए बैचेज आ रहे थे, नए स्टूडेंट्स थे, और इसी बीच जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम लगे हुए थे। जैसे बहुत ही कम टाइम में पीईटी का एग्ज़ाम आया, उसके लिए टेस्ट कराना और उनके रिवीजन करवाना, और फिर तुरंत ही यूपीएसआई के स्टूडेंट्स के लिए डेट आ गई। तो उनके लिए बैचेज, स्पेशल क्लासेस, मूल विधि, इन सबको देखना और कवर करना। तो थोड़ा सा 10 दिन का जो डिले हुआ है उसके पीछे कारण ये रहा। आज हम लोग अगस्त महीने के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। ठीक, तो बीता हुआ महीना अगस्त है, उस पूरे महीने को हम लोग कवर करेंगे। उसमें जो भी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजनीतिक, आर्थिक, हर फील्ड में उठापटक हुई है, घटनाक्रम हुए हैं, उसको देखेंगे। जो महत्वपूर्ण पुस्तकें, महत्वपूर्ण दिवस, कुछ निधन, चर्चित व्यक्तित्व, जो भी हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट हैं, उसे हम लोग कवर करेंगे जैसे हर बार कवर करते हैं। तो जो नए स्टूडेंट हैं वो जान लें कि एक तो क्लास को कॉपी और पेन के साथ देखना है। ठीक, आपकी करंट अफेयर्स की कॉपी बननी चाहिए और जो भी बात हम कंसाइज रूप में आपको दे रहे हैं, बता रहे हैं, उसे आपको नोट करना है महीने के अकॉर्डिंग। तो आप देखेंगे कि एग्ज़ाम के पहले तक आपका बहुत ही कम समय में, बहुत कम मेहनत में आप पूरा का पूरा करंट अफेयर्स कवर कर लेंगे। और एग्ज़ाम से पहले बस आपको कुछ नोट्स के पेजेस का रिवीजन करना होगा। एग्ज़ाम के पहले ये परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी कि हम करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई है। और आप ध्यान रखेंगे कि एक ट्रेंड आजकल चला है कि डेली करंट अफेयर्स का। तो जो भी लोग, सबके लिए एक छोटा सा मैसेज है कि देखो, 11 वर्षों से हमारा जो अध्यापन का अनुभव है, प्रतियोगी परीक्षाओं के फील्ड में हम लोग जो पढ़ा रहे हैं, उसमें जो हमने ओवरऑल देखा कि मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी, ये 4 ओवरऑल ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसकी तैयारी अगर हो जाए तो आपको लगभग भारत की 70% परीक्षाएं ऐसी हैं जिसमें ये 4 विषय पूछे जाते हैं। तो इन सब की 4 बैलेंस तैयारी आपकी होनी चाहिए। लेकिन अगर स्ट्रेटजिक देखा जाए तो इसमें टाइम की बात करें तो सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है और सबसे ज़्यादा समय देने की आवश्यकता है वो है मैथ। जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा समय कहाँ देना चाहिए? मैथ। उसके बाद उससे थोड़ा कम समय आपको जीएस पर, माने मैथ की अपेक्षा थोड़ा सा अगर 10% समय कम भी दे रहे हैं आप और बराबर दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और फिर उससे कम समय रीजनिंग पर, सबसे कम समय हिंदी पर। समय तो देना चाहिए लेकिन स्ट्रेटजिक कब समय है हिंदी पढ़ने का, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। हिंदी पढ़ना बड़ी बात नहीं है, हिंदी कब पढ़ना है ये बड़ी बात है। करंट अफेयर्स इसी तरह है, कब पढ़ना है ये बड़ी बात है। तो जनरली 2 ट्रेंड है। एक तो डेली का डेली रोज हिंदी पढ़ने लगते हैं, पहले मैथ, रीजनिंग, जीएस तैयार हो जाए तब आप हिंदी पर फोकस करें, और लास्ट मोमेंट में फुली फोकस कहाँ किया जाता है? हिंदी पर। और दूसरी बात, जीएस में करंट अफेयर्स भी लास्ट का विषय है। हाँ, आपकी समझ होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, फिक्स और प्योर मटेरियल होना चाहिए, लेकिन सही समय, सटीक समय पर योजनाबद्ध तरीके से अगर करंट अफेयर्स आप नहीं पढ़े हैं
तो आपके साल भर की मेहनत बेकार हो सकती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो आपको भटकना नहीं है, चाहे आप सेल्फ स्टडी करें, लेकिन एक बहुत ही स्ट्रेटजी से, हर विषय की अपनी एक स्ट्रेटजी है, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग एक ऐसा विषय है जो मैथ और हिंदी से कनेक्ट होकर के चलता है, मैथ और जीएस से कनेक्ट होकर के चलता है। रीजनिंग का एक पोर्शन ऐसा है जो अगर आप जरा सा भी समझदार स्टूडेंट हैं तो रीजनिंग के उस हिस्से को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, उसके लिए न किसी की आवश्यकता है। कुछ हिस्सा ऐसा है जो मैथ के साथ उठता जाता है, प्रैक्टिस आप करते जाएं। कुछ ऐसा हिस्सा है जो जीएस से रिलेटेड है, अर्थात आपकी बुद्धि बढ़ेगी, जागरूकता बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगा, इंफॉर्मेशन बढ़ेगा, तो रीजनिंग की वो बातें बड़े आसानी से आप हल कर पाओगे। ठीक, तो हम लोग डेली न कवर करके स्ट्रेटजिक मंथली कवर करते हैं। और अभी इस साल जो महत्वपूर्ण एग्जाम हुए हैं, जिसमें भर्तियां हुई हैं, जेल वार्डन के एग्ज़ाम गए हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती के जो परिणाम आए हैं, भर्ती हुई थी, पीटी के एग्ज़ाम हुए थे अभी हाल में, इन सब एग्ज़ाम में अगर आप जाके देखेंगे, और अभी झारखंड पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है, जीआईसी प्रवक्ता के एग्ज़ाम हुए हैं, सब में आप जा करके देखेंगे करेंट अफेयर्स वाले पोर्शन में, तो जो डेली पढ़ रहे हैं, साल के 27 और 30,000 प्रश्नों को हल कर रहे हैं, उनको देख लीजिए। और आप अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज, जो महीने में मात्र 1 घंटे, साल में अधिकतम 15 घंटे, 15 वीडियो और अधिकतम 300 प्रश्नों के माध्यम से आपको उतनी एक्यूरेसी दे रहा है। तो फैसला आपको करना है कि आपको स्ट्रेटजिक पढ़ना है कि डेली का डेली पढ़ना है। तो हम तो सलाह देंगे कि चाहे सेल्फ स्टडी करें, लेकिन स्ट्रेटजिक रहें। ठीक, ये थोड़ा सा समय मैंने इसलिए लिया सबके लिए, जो नए हैं वो अपने सही राह पर रहें, और जिनके सामने एग्ज़ाम है वो अभी भी सारे विषयों को बहुत स्ट्रेटजिक होकर के, यही सही समय है, और सही समय पर चोट करें, परिणाम आपके हाथ में होगा। तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। नए स्टूडेंट के लिए उनके सुनहरे भविष्य की कामना, वो भटके न, जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, अपने मिशन को पूरा करें। ठीक, चलिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आपका समय हमने बहुत लिया, और ये जो क्लास मेरी चलेगी उसमें नए स्टूडेंट जो हैं वो बिल्कुल तैयार रहेंगे। हम कुछ बीच बीच में प्रश्न भी लाते हैं, और वो जो प्रश्न हम पूछेंगे उन प्रश्नों का उत्तर जिनको आता है कमेंट बॉक्स में देना होता है, जिससे हमारी मानसिक कसरत होती रहे, और जिनको नहीं आता है वो सही उत्तर लिखते चलेंगे। ठीक, तो हर बार की तरह इस बार भी अगस्त महीने के करंट अफेयर्स में हम लोग महत्वपूर्ण तिथि दिवस, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, और जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, निधन है या कोई नियुक्तियां हुई हैं, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, और आपको करना है नोट, और जो भी क्वेरी हो आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, मेरे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक, तो आप सब होंगे तैयार, कलम कापी कर लीजिए तैयार। हम लोग बढ़ाते हैं अपनी क्लास को आगे। क्लास पर आधारित क्वेश्चन आपको मिलता है अपनी वेबसाइट में www.studentclassesprayagraj.com पर। तो हर क्लास पर आधारित आपको क्वेश्चन लगे होते हैं, जिसकी आप टेस्ट दे सकते हैं और जिसका परिणाम भी तुरंत मिलता है। ठीक, तो चलिए हर बार की तरह इस बार भी अगस्त महीने के प्रमुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तिथि दिवस से आज की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ये है महत्वपूर्ण तिथि दिवस अगस्त महीने का, जिसमें आप देख रहे हैं 1 अगस्त बाल गंगाधर तिलक के स्मृति दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 8 अगस्त विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, और 9 अगस्त नागासाकी दिवस। 9 अगस्त को ही भारत छोड़ो आंदोलन स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 अगस्त विश्व युवा दिवस, और देखिए 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है ये आपको बताना है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, आप इतने समझदार है ही हैं। 29 अगस्त को हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, और 29 अगस्त को ही अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं। 1 से 7 अगस्त को विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। ठीक, तो आप अपने कॉपी में नोट करेंगे अगस्त माह के प्रमुख तिथि दिवस। ठीक, तो करंट का भी सवाल होता है, स्टैटिक का भी सवाल होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि दिवस से एक प्रश्न बनते ही हैं, तो ये वो पूरी तरह से कवर करता है। बस आपको करना क्या है, मंथली कवर करते चलना है। आपके नोट्स एग्जाम से पहले होंगे, रिवीजन हो जाएगा काम। तो फटाक से पहले आप इस तिथि दिवस को लिख लें,
या स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी आपके लिए बेहतर हो। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे, इसे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, चलिए आप नोट करते रहें, हम बोलते रहें, आप सुनते रहें और लिखते रहें। देखिए 1 अगस्त को हम लोग मनाते हैं बाल गंगाधर तिलक की जयंती एक प्रकार से, क्योंकि 1 अगस्त 1920 को ही 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक जो राष्ट्रीय आंदोलन में गर्म दल में थे, किधर गर्म दल में थे, राष्ट्रीय आंदोलन में जो गर्म दल में थे, लाल बाल पाल का जो त्रिगुट था, तो देखिए 1 अगस्त को हम लोग मनाते हैं बाल गंगाधर तिलक की जयंती, क्योंकि उनके स्मृति में ये दिवस मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं। तो देखिए 1 अगस्त को हम लोग मनाते हैं बाल गंगाधर तिलक का स्मृति दिवस, पुण्यतिथि एक प्रकार से, क्योंकि 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी और 1 अगस्त 1920 को ही महात्मा गांधी का भारत का पहला जन आंदोलन, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक, तो दोनों बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और ये जो बाल गंगाधर तिलक हैं, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में जो एक गर्म दल था, उग्र दल था, उसके नेतृत्व उस खेमे में थे और बहुत ही महत्वपूर्ण लीडर थे। लाल बाल पाल ये त्रिगुट था, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, उसमें से बाल जो थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक, 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस। हिरोशिमा और नागासाकी ये दो जापान के 2 नगर हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में 1945 में यूएसए ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी नगर पर परमाणु बम गिराया था। 2 परमाणु बम, लिटिल बॉय नाम और फैटमैन नाम के 2 परमाणु बम का इस्तेमाल अमेरिका ने अभी तक किया है और वो जापान पर, और इसके बाद ही लगभग युद्ध समाप्त ही था और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त भी हो जाता है। तो 6 अगस्त 1945 की स्मृति में हम प्रतिवर्ष 6 अगस्त मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस। ठीक, 7 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। ये किसकी स्मृति में मनाया जाता है? 7 अगस्त 1905 को जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था बंगाल प्रांत का विभाजन, उसकी स्वदेशी आंदोलन, उसके विरोध में जो आंदोलन शुरू हुआ था उसको स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन कहते हैं। और वह स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ था, इसीलिए 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन के स्मृति में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं इस दिवस के साथ और भी स्टैटिक पोर्शन पर, तो उसे भी आप देखते, सुनते, समझते और कवर करते चलेंगे। 8 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, सीनियर सिटीजन्स। इनको देश प्रिविलेज देता है, तमाम सुविधाएं सरकार करती है इनके लिए, क्योंकि ये देश की धरोहर होते हैं, ये देश की धरोहर होते हैं। ठीक, तो हमारे यहाँ बुजुर्ग वृद्ध जो भी हैं उनका अपना एक सम्मान है और वो पूरे देश का घर घर का गौरव है, तो उनका सम्मान होना चाहिए। और वो अपने आप में एक जीती जागती जीवन की लाइब्रेरी हैं, उनके पास अनुभव होता है। ठीक, चलिए 9 अगस्त को ही हम लोग मनाते हैं भारत छोड़ो आंदोलन का स्मृति दिवस, क्योंकि 9 अगस्त 1945 से ही शुरू हुआ था। क्या 9 अगस्त 1945 से शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी का भारत में अंतिम आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को डिक्लेयर होता है, जिसकी शुरुआत कब से होनी थी? 9 अगस्त 1942 को, और 9 अगस्त 1942 से ये शुरू होता है। अंग्रेज ब्रिटिश सरकार ऑपरेशन जीरो आवर चला करके भारत के सभी बड़े नेताओं को जहां के तहां जेल में डाल देती है। कुछ नेता जो भूमिगत हो गए उन लोगों ने इसका संचालन किया था। आपको बताना है कि 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, फटाफट आप कमेंट बॉक्स में एंटर करें। 15 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप सब आंसर करें। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सब लोग एक स्वर में सही उत्तर दे रहे हैं। 15 अगस्त को भारत का, हमारा अपने देश का स्वतंत्रता दिवस होता है। तो इस साल भी हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया, और चूँकि 2 साल से लगातार स्वतंत्रता दिवस पर हम
वो आयोजन नहीं कर पा रहे हैं, देश जैसा आयोजन करता है क्योंकि कोरोना के प्रोटोकॉल की वजह से, कोरोना की वजह से। लेकिन इस बार चूँकि ओलंपिक में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है 2020 जो 2021 में संपन्न हुआ है, उसमें खिलाड़ियों ने जो शानदार प्रदर्शन किया था उन सभी खिलाड़ियों को आमंत्रित किया गया था। तो सबसे मुख्य बात है इस साल हमारे स्वतंत्रता दिवस की हमारे यहाँ जो मुख्य अतिथि थे वो हमारे ओलंपिक खिलाड़ी थे। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। और 15 अगस्त को जो ध्वजारोहण होता है वो मुख्य कौन होता है, जो सेंटर में प्रोग्राम की होता है वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में जो ध्वजारोहण करते हैं वो कौन करते हैं, सलामी लेते हैं, सेंटर में होते हैं, जिनके मुख्य आतिथ्य में ये पूरा प्रोग्राम चलता है वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति। ठीक, 29 अगस्त को हम लोग मनाते हैं प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस। मेजर ध्यानचंद इस साल भी चर्चा में है, हॉकी के जादूगर कहे जाते थे। और 29 इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था, यहाँ से भी सवाल पूछता है। इनकी स्मृति में इनके जन्म दिवस को हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, और 29 अगस्त को ही अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण निषेध रोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, 29 अगस्त को। और 1 से 7 अगस्त को विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में, तो जो शिशु होते हैं उनके लिए माँ का दूध सबसे अमृत होता है, उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 1 से 7 अगस्त के बीच में प्रतिवर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। ठीक, तो ये है प्रमुख तिथि दिवस इस महीने की। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, करेंट अफेयर्स के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो जो नए हैं वो समझ गए होंगे, नोट भी कर रहे होंगे। इस तरह से आपको नोट करना है, महीने महीने कवर होते जाएंगे और आपके करेंट अफेयर्स के नोट्स प्रिपेयर रहेंगे। एग्ज़ाम से पहले एक बार रिवीजन करना है। क्लास में हम लोग अलग से ब्रीफ कर लेते हैं, ऑफलाइन क्लास में भी, और फिर क्या होता है हम अपनी क्लास को आगे ले चलते हैं और बेहतर प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। लगातार 11 सालों से इसी स्ट्रेटजी में हम बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, अपनी क्लास को आगे ले चलते हैं। एक बार लाइक कर दीजिए, फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए। हाँ, याद रहे शेयर करना ना भूलें। आप अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज पर जो खास ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जा रहा है, 200+ क्लासेस हैं, प्लस 2 पेड कोर्स हैं, 6000+ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आप कहीं पढ़ रहे हों, सेल्फ स्टडी कर रहे हों, देश के किसी कोने में बैठे हों, पढ़ाई के बाद प्रैक्टिस समस्या हो, रिवीजन चाहते हो, तो हमारे 6000+ प्रैक्टिस क्वेश्चन से आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा ज्वाइन बटन में, या किसी इस तरह की असुविधा है तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। दूसरा हमारा पेड कोर्स है मूल विधि यूपीएसआई के लिए। यूपीएसआई के लिए अगर आप यूपीएसआई का एग्ज़ाम आ चुका है, अगर आप यूपीएसआई के लिए मूल विधि पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं कहीं से, तो कोई बात नहीं। जरा सा भी डाउट हो, गुंजाइश हो, बहुत हैप्टिक हो, लोगों ने 80 क्लासेस पढ़ाई हैं, तो जरा सा भी हो तो छोटा सा एक क्लास है, आप मात्र 119 रुपये खर्च करके ये पूरा का पूरा मूल विधि प्राप्त कर सकते हैं और देख सकते हैं। और ख़ास बात है कि ये हमारी जो मूल विधि का क्लास है, हमने इसको डिज़ाइन किया है ऐसे बच्चे जो लोग LLB का एंट्रेंस देना चाहते हैं, LLB कर रहे हैं, LLB के बाद इस फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी बड़ी कारगर क्लास है। विधि को समझने और विधि पर बहुत ही अच्छे से आपकी समझ बना रही है। ठीक, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए हम लोग ले चलते हैं अपनी क्लास को आगे। देखिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। रिकॉर्ड पहली बार एक साथ 9 न्यायाधीशों ने शपथ लिया है। ठीक, और सर्वोच्च न्यायालय सबसे उच्च अदालत है, इससे ऊपर कोई अदालत हमारे यहाँ नहीं है। और 9 न्यायाधीशों ने शपथ लिया है, जिसमें 3 महिला न्यायाधीश हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साथ 3 महिला न्यायाधीश ने शपथ लिया है। और न्यायमूर्ति हिमा कोहली, न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी, न्यायमूर्ति वीवी नागरत्ना, तो ये देखिए 3 महिला न्यायाधीश ने भी शपथ लिया है। और अब ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, इसमें एक संभावना ये बनी है कि अगर ये सब कुछ ऐसा ही रहा, सब अपने अपने पद पर बने रहे, तो पहली बार भारत को न्यायमूर्ति वीवी नागरत्ना के रूप में भारत में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होने का गौरव प्राप्त होगा। ठीक, तो पहली बार ऐसा होगा
कि भारत में 2027 में ऐसा अवसर आएगा, अगर सब ऐसा ही रहा और सब अपने पद पर यथावत ऐसे ही बने रहे, तो भारत में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश वीबी नगरत्ना होंगी। 2027 में ऐसा अवसर आएगा। ठीक, तो इसे भी आप दिमाग में रखे रहेंगे। तो आपको बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करें, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। और दूसरा प्रश्न का उत्तर आपको देना है कि भारत में न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है। ठीक, फटाफट आप आंसर करेंगे। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेरे इन दोनों प्रश्नों का आंसर करेंगे। मानसिक कसरत होती रहे और हम लोग आगे बढ़ते रहें। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो भारत का राष्ट्रपति, वेरी गुड। चलिए, ईरान में नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। तो ईरान के नए राष्ट्रपति जो कट्टर माने जाते हैं, ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं इब्राहिम रईसी। तो किस देश में नए राष्ट्रपति का चयन हुआ है? ईरान में। और ईरान में जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो है कौन? देखिए, इब्राहिम रईसी। और जो हमारा ईरान है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से सटा हुआ देश है। वहाँ पर अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया है तालिबानी संगठन ने। ठीक, और एक नया सत्ता परिवर्तन हुआ है भारत में राज्यों में, और राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से सवाल बनते ही रहते हैं। उसमें गुजरात राज्य में नए मुख्यमंत्री आए हैं। तो पहले थे विजय रूपाणी। विजय रूपाणी के त्यागपत्र के बाद अब नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है भूपेंद्र रजनीकांत पटेल ने। तो भूपेंद्र रजनीकांत पटेल ये गुजरात के नए मुख्यमंत्री किसके स्थान पर आए हैं? विजय रूपाणी। ठीक, और हम लोग जब इस क्लास को देख रहे हैं तब तक भारत में हमारे पंजाब राज्य में भी नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। ठीक, देखिए वो पार्टी किसको तय करती है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने त्यागपत्र दे दिया है। ठीक, तो ये प्रमुख नियुक्तियां थी इस महीने की। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, लेकिन उसके पहले आप जान लें जनवरी से लेकर के अब तक का करंट अफेयर्स बिल्कुल अपडेट है। इस साल होने वाले एग्ज़ाम के लिए जनवरी से लेकर के अब तक का करंट अफेयर्स बहुत पर्याप्त है। और हर वीडियो पर आधारित करंट अफेयर्स के जनवरी से लेकर अब तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने के लिए आपको विजिट करना है अपने वेबसाइट गूगल पर www.studentclassesprayagraj.com पर। तो वहाँ पर लगातार आप क्वेश्चन मिलेंगे मंथ वाइज, और अटेम्प्ट करना है और सबमिट करना है, नंबर भी जाना है, अपनी गलतियाँ भी चेक करनी है। हाँ, इस साल जो इस महीने महत्वपूर्ण एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें बजट और नोबेल प्राइज़ और पद्म पुरस्कार, और जो सबसे महत्वपूर्ण है ओलंपिक, ये सब अलग से सेपरेट वीडियो मैंने बना करके डाल रखे हैं। तो बजट को भी आप जा कर के पढ़ सकते हैं। बजट 2021-22 के नाम से मैंने डाल रखा है, बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया है और उसके क्वेश्चन भी लगे हैं। तो जो अभी यूपीएसआई के एग्ज़ाम होने वाले हैं, पीसीएस के एग्ज़ाम लगे हुए हैं, उनके लिए बहुत ही शानदार क्लास होगी और यहाँ से सवाल आने के चांसेस हैं। तो इसे आप ज़रूर देखेंगे। टोक्यो ओलंपिक पर अलग से हमने क्लास बना रखी है, वहाँ से जाकर के आप मेंटेन कर लें अगर न मेंटेन किए हों। पैरा ओलंपिक संपन्न हुआ है इस महीने, इसलिए क्लास बहुत बड़ी नहीं होने वाली है, छोटी होने वाली है, क्योंकि हमने पैरा ओलंपिक के लिए अलग से 11 मिनट की क्लास डाल रखी है। तो उसे आप देख चुके होंगे, नहीं देखे होंगे तो उसे आप देख लेंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब कुछ सैन्याभ्यास हुए हैं जहाँ से सवाल आते हैं, जो महत्वपूर्ण है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, अगस्त माह में जो प्रमुख सैन्याभ्यास हैं उसमें है मालाबार सैन्याभ्यास, मालाबार 21 के नाम से, मालाबार 21 के नाम से 26 अगस्त से 29 अगस्त के बीच में हुआ है। इसमें यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत भागीदार हुआ है। और कहाँ संपन्न हुआ है? पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में। कहाँ पर? पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में ये संपन्न हुआ है। और इसमें यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत ये शामिल हुए हैं। इन सब का ये 9 सैन्याभ्यास है। ठीक, मालाबार 21। मालाबार 21 क्या है? इन देशों का संयुक्त सैन्याभ्यास है। तो इसे आप नोट करेंगे, कहाँ हुआ, कब हुआ,
और कौन कौन से देश शामिल हुए, इन बिंदुओं से सवाल आते हैं। ठीक, तो देखिए अगला जो संपन्न हुआ है वो है काजिंद 21। काजिंद 21, काजिंद 21 भारत और कजाकिस्तान, भारत और कजाकिस्तान। तो देखिए ये मध्य एशियाई देश है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब मध्य एशियाई देश हैं। 30 अगस्त से 11 सितंबर के बीच ये संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है। किसके किसके बीच? भारत और कजाकिस्तान के बीच। इसे भी आप नोट करेंगे। ठीक, और एक सैन्य अभ्यास हुआ है 9 से 14 अगस्त 2021 के बीच में, जिसे बोला गया है जायर अल बहर, जायल अल बहर, और ये हुआ है फारस की खाड़ी में। कहाँ संपन्न हुआ है? फारस की खाड़ी में। और ये 9 सैन्य अभ्यास है भारत और कतर के बीच। किसके किसके बीच? भारत और कतर के बीच। तो ये प्रमुख 3 सैन्य अभ्यास हैं। कौन कौन? मालाबार 21, काजिंद 21, जायर अल बहर। ये अगस्त महीने में संपन्न हुए हैं। तो आपको बताना है, सैन्य अभ्यास से सवाल आते हैं। सैन्य अभ्यास कब हुआ, कहाँ हुआ, इसमें कौन कौन से देश शामिल थे, इस बिंदु से सवाल आते हैं। तो जब भी इस तरह के पॉइंट तैयार करें, इतने 3 बिंदुओं से आप जरूर तैयार करें। ठीक, चलिए फटाक से आप आंसर बताइए। भारत के पूर्वी तट को या पश्चिमी तट को, किस तट को मालाबार तट कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से आंसर करें, भारत के किस तट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है? जल्दी से फटाक से आप आंसर करेंगे कि भारत में किस तट को मालाबार तट कहते हैं। तो बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। भारत में प्रायद्वीपीय पठार में अरब सागर की ओर जो हमारा पश्चिमी तट है उसे मालाबार तट कहते हैं, और पूरब की ओर हमारा जो तट है उसको हम लोग कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। बहुत शानदार उत्तर आप लोग देख रहे हैं। चलिए, ई रूपी आजकल चर्चा में है। ठीक, ई रूपी आजकल चर्चा में है। तो इसको लेकर के कुछ लोग भ्रम में हैं कि भारत ने एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करी है। तो इस भ्रम में कतई न रहें, ये हमारी डिजिटल करेंसी नहीं है, बल्कि यह एक पेमेंट का माध्यम है, डिजिटल पेमेंट का माध्यम है। अगस्त 2021 में भारत सरकार ने इसे लॉन्च किया है। यह एक पेमेंट सिस्टम है, न कि डिजिटल करेंसी। तो इस पर आप ध्यान रखेंगे, पेमेंट सिस्टम है। यह ई बाउचर आधारित डिजिटल पेमेंट है। तो इसमें आपको एक ई बाउचर मिल जाता है ना, क्यूआर कोड मिल जाता है, और उस क्यूआर कोड के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप स्कैन करेंगे, वो पैसा क्यूआर कोड के माध्यम से किस के खाते में जिसको आप पेमेंट करना चाहते हैं उसके पास चला जाएगा। लेकिन ये कहाँ लागू हो रहा है? भारत सरकार जहाँ जहाँ सब्सिडी देती है और ऐसे तमाम वो सहायता राशियाँ प्रदान करता है, तो उसमें अब आपको नगद के बजाय ऐसे ही क्यूआर कोड, ई बाउचर मिलेगा। वही है ई रूपी। फिर आप उसको निश्चित स्थान पर, जहाँ तय स्थान होगा, वहाँ ले जा करके आप उसे यूज कर सकते हैं। तो आपको बिना पैसे के ही उस ई बाउचर के माध्यम से, और जो काम करेगा आपका, जो आपको आपकी वस्तु देगा ज़रूरत की, उसको वो पैसा उसके खाते में चला जाएगा। तो इस तरह से ये एक पेमेंट का माध्यम है। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो सरकार जिस मद में खर्च करना चाहती है पैसा, उसी मद में खर्च होगा। जैसे अभी हम लोगों को पैसा मिलता है किसी मद के लिए, हम लोग खर्च कहीं और कर लेते हैं। और दूसरा, एक स्पेसिफिक पेमेंट हो पाएगा, और इससे भ्रष्टाचार पर भी नियंत्रण होगा। तो सब्सिडी में घोटाले जो होते हैं, मिल नहीं पाते हैं, उन सब पर असर आएगा और पारदर्शिता आएगी। तो ई रूपी क्या है? एक ई बाउचर पेमेंट सिस्टम है, न कि डिजिटल करेंसी है। इस बात को आप पूरी तरह से ध्यान में रखेंगे। ठीक, चलिए इसे आप नोट कर लें, फिर बढ़ते हैं हम आगे अगली योजना की ओर। फटाक से जल्दी से नोट कर लें। हाँ, नोट करते रहें, लेकिन याद रखें, आपका अपना YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज अपने एक मित्रों को इसके बारे में ज़रूर सलाह देंगे। जितने लोग जुड़े हैं, अपने खास मित्र जो और कहीं हैं, उन्हें एक बार ज़रूर सलाह देंगे। ठीक, और आपको जो हमारी सबसे पसंदीदा क्लास हो उसे ज़रूर एक बार देखने के लिए सजेस्ट करेंगे। और प्रैक्टिस तो कोई भी कर सकता है, दुनिया में कहीं पढ़ रहा हो, प्रैक्टिस तो कोई भी कर सकता है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इसको बनाने में हम लोगों ने अपने 11 वर्षों का अध्यापन अनुभव का निचोड़ लगाया है। ठीक, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। ड्रिप 2 एक नई ये परियोजना है, और इसका पूरा नाम है, नोट कर लेंगे आप, डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्पोर्टेंट, लिखेंगे आप डैम
रिहेबिलिटेशन एंड एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट 2। ठीक, इसका उद्देश्य है दीर्घकालिक बांधों की रक्षा करना, सुरक्षा बढ़ाना। इस परियोजना, यह जो परियोजना है ये केंद्रीय जल आयोग और भारत के 10 राज्य तथा वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के बीच एक ऋण समझौता हुआ है। $250 मिलियन का ऋण समझौता हुआ है और इस पैसे का इस्तेमाल दीर्घकालिक बांध की सुरक्षा के लिए होगा, क्योंकि क्या देखा गया, जब बाढ़ आती है और इन सब की दीर्घकालीन सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, उससे काफ़ी नुकसान होता है, तो उन सबको बहुत बेहतर तरीके से सुरक्षित रखा जा सके, इसके लिए ये ऋण समझौता हुआ है। अब सवाल इस बात का है कि ये 10 राज्य कौन कौन से हैं जो इसमें शामिल हैं। तो इस 10 राज्य को आप ध्यान में रखेंगे और नोट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से सवाल बन सकते हैं। तो याद रहे, ड्रिप 2 परियोजना में गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, राजस्थान, उड़ीसा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ राज्य शामिल हैं। ये नोट करेंगे। जैसे अभी हम लोग देखे थे लाइट हाउस प्रोजेक्ट हम लोगों ने पढ़ा था, और टीटी में, पीईटी में लाइट हाउस प्रोजेक्ट आया था, तो वहाँ से हम लोग अपना काम कर पाए थे, क्योंकि वहाँ हम लोगों ने लिख रखा था। ठीक, तो इसे आप नोट कर लेंगे। ड्रिप 2 परियोजना, इसका पूरा नाम, पर्पज, कौन कौन राज्य इसमें शामिल हैं और किस उद्देश्य से ये ऋण समझौता हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए लिखा है समृद्धि योजना। क्या है समृद्ध योजना? ये अगस्त 2021 में केंद्र सरकार द्वारा यह योजना लॉन्च की गई है और इसका पूरा नाम है स्टार्टअप एक्सीलेटर्स ऑफ मेरिटी फॉर प्रोजेक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो इसका पूरा नाम आप जरूर लिख लेंगे, स्टार्टअप एक्सीलेटर्स ऑफ मेरिटी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। आप इसे नोट करेंगे, स्टार्टअप एक्सीलेटर्स ऑफ मेरिटी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो समृद्ध योजना जो अगस्त 2021 में शुरू की गई, उसका ये पूरा नाम है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इस परियोजना की शुरुआत की गई है। ठीक, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जो स्टार्टअप्स हैं, जो नई इंडस्ट्रीज़ पहली बार लोग शुरू कर रहे हैं, उनको इसका लाभ दिया जाएगा। और स्पेशली जो आईटी फील्ड की कंपनियां हैं, उसमें 300 खास चुनिंदा कंपनियों को चुना गया है, इसमें फ़ायदा मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत स्टार्टअप को फंडिंग किया जाएगा, जिसका उद्देश्य है कि जो स्टार्टअप को प्रारंभिक कठिनाइयाँ होती हैं, जो जोखिम होता है, उससे निकलने का अवसर मिले, क्योंकि उनके पास शुरू में इतना पैसा नहीं होता है, ये सब सारी दिक्कत होती है, तो उनके लिए ये प्रावधान किए गए हैं। इसका पूरा उद्देश्य है, हम अपने देश में क्या चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाना चाहते हैं। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये मेक इन इंडिया का भी पार्ट है। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। आप निश्चित तौर पर बेहतर तरीके से नोट कर रहे होंगे। और जनवरी से लेकर के अब तक का करंट अफेयर्स मेंटेन है। जो भी अक्टूबर में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो भी लोग, उनको इतना मेंटेन करके जाना चाहिए। ठीक है, चलिए, उभरते सितारे क्या है, आजकल चर्चा में है, उभरते सितारे क्या है। तो देखिए, उभरते सितारे क्या है, ये एक क्या है, फंड है। उभरते सितारे क्या है, तो आप याद रखेंगे ये क्या है, यह एक फंड है, वैकल्पिक निवेश कोष है। क्या है, वैकल्पिक निवेश कोष है। और इस वैकल्पिक निवेश कोष का उद्देश्य है ऐसे लघु और सूक्ष्म उद्योग जो खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, वर्तमान में क्या कर रहे हैं, खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर संभावना है बेहतर करने की, तो उसका जो वो पूरी क्षमता से दोहन नहीं कर पा रहे हैं, तो अपनी छिपी क्षमता का वो बेहतर ढंग से दोहन कर पाएँ, उसके लिए वैकल्पिक निवेश कोष है। लघु मध्यम उद्योग के विकास के लिए स्थापित किया गया यह एक फंड है, और इस फंड को सिडबी और एग्जिम बैंक ने स्थापित किया है। ठीक, ये दोनों ने मिल करके स्थापित किया है। तो इसे आप नोट करेंगे और कमेंट बॉक्स में आप आंसर देंगे कि भाई सिडबी का पूरा नाम क्या है, सिडबी का पूरा नाम क्या है और एग्जिम बैंक का पूरा नाम क्या है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप आंसर करें, और जो नहीं जानते हैं वो जो आंसर आएगा उसे नोट करेंगे। सिडबी का पूरा नाम, तो जो लोग आंसर दे रहे हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, वो बिल्कुल सही दे रहे हैं।
और एग्जिम बैंक का नाम जो बता रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ठीक, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपको बताना है, अब मेरा नया प्रश्न है कि एग्जिम बैंक का मुख्यालय कहाँ है और सिडबी का मुख्यालय कहाँ है। फटाफट आंसर करें। एग्जिम का मुख्यालय और सिडबी का मुख्यालय, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आमतौर पर पूछे ही जाते हैं। एग्जिम बैंक का मुख्यालय और सिडबी का मुख्यालय, बहुत बढ़िया। एग्जिम बैंक का मुख्यालय मुंबई में और सिडबी का मुख्यालय हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ठीक, चलिए, तो ये सारी बातें ओवरऑल आप नोट करेंगे। ठीक है, सिडबी का पूरा नाम, मुख्यालय, उभरते सितारे क्या हैं, इसमें जो अल्टरनेटिव फाइनेंस निवेश इन्वेस्टमेंट की व्यवस्था की गई है किसके द्वारा की जा रही है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए लिखा है बीआरओ। बीआरओ ने विश्व की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया है। ठीक, सबसे ऊंचाई पर स्थित 19,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सड़क का निर्माण किया है, मोटर चालित सड़क का निर्माण किया है। तो ये दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है, अब इंडिया में है। कहाँ पर है? लद्दाख में है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, LAC पर है। ठीक है, वहाँ पर उमलिंगा ला दर्रा है। तो कभी आपसे पूछा जाए उमलिंगा ला दर्रा कहाँ है, तो आपका उत्तर होगा हमारे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में, वहाँ पर बनाया गया है। ठीक, चलिए ये बात आप नोट करेंगे और आप बताएंगे कि बीआरओ का पूरा नाम क्या है। बीआरओ का पूरा नाम क्या है, फटाक से आप बताएंगे बीआरओ का पूरा नाम क्या है। बीआरओ का पूरा नाम क्या है? बिल्कुल सही, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन। और ये सीमावर्ती दुर्गम क्षेत्र और सेना के लिए जो सड़क की आवश्यकता होती है कठिन जगहों पर, उन सब दुर्गम स्थानों पर जो सड़क निर्माण का काम है, जिम्मेदारी है, वो बीआरओ के पास है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, चलिए यहाँ तक की बात आपको कंफर्म हो गई। बढ़ते हैं हम लोग इस महीने के अगले टॉपिक की ओर। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 जारी हुआ है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021, तो ये एक इंडेक्स है जो इस महीने जारी हुआ है और यह सूचकांक 47 देशों को शामिल किया जाता है। इसमें कुल 47 देश शामिल होते हैं। यह जोखिम सूचकांक जो है अमेरिका का एक संपत्ति सलाहकार संस्थान है, कुशमैन एंड वैकफील्ड, उसके द्वारा जारी किया जाता है। तो कभी भी आप कोई भी इंडेक्स पढ़ें तो इंडेक्स कब आता है, कौन जारी करता है, कितने देश शामिल होते हैं, टॉप पर कौन है और इंडिया का कौन सा स्थान है, कम से कम इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। हमेशा इंडेक्स को प्रिपेयर आप इस तरह से करेंगे। ठीक, इस सूचकांक में चाइना पहले स्थान पर है। ठीक, चीन पहले स्थान पर है और भारत दूसरे स्थान पर है। और ख़ास बात है कि यूएसए को पीछे करके भारत वर्तमान स्थान पर आया है। इस इंडेक्स में इस बार यूएसए तीसरे स्थान पर है और भारत दूसरे स्थान पर है। इसके पहले भारत तीसरे स्थान पर था और यूएसए दूसरे स्थान पर। तो किसको पीछे करके? यूएसए को पीछे करके यहाँ तक भारत पहुँचा है। ठीक, तो वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान दूसरा है। चलिए यहाँ तक की बात कंफर्म हो गई, आप नोट कर लिए होंगे। कैसे नोट करना है हम ये भी बता रहे हैं, किस पॉइंट को कैसे पढ़ा जाता है। कभी आप सेल्फ स्टडी करें तो भी ऐसे बिंदुओं को बिंदुवार नोट करें, नोट्स जरूर बनाएं, नोट्स जरूर बनाएं। बिना नोट्स के आप सही समय पर रिवीजन नहीं कर पाएंगे। और प्रैक्टिस करें, जो भी चीज़ें हैं अपने से पढ़ें। हम खुद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हैं, लेकिन हम आपको सलाह देंगे कि 100% ऑनलाइन पढ़ाई न करें। जो भी पढ़ें खुद से मुंह से बोल करके पढ़ें। ठीक, तो एक बहुत ही जो साइकोलॉजिकल साइड इफ़ेक्ट दिख रहा है उससे आप बचें और स्ट्रेटजिक प्रयोग करें। तो जो उस क्लास सजेस्ट की जाए जो आपके लिए ज़रूरी है उसे देखें। ठीक, और पता चला कि आप डेली रात दिन इसी में लगे हैं तो इससे आप लगातार देखेंगे कि परिणाम निराशाजनक परिणाम आ रहे हैं, बहुत बेहतर परफॉर्म स्टूडेंट्स का नहीं हो रहा है। तो आप फटाक से बुक रीडिंग पावर आपके अंदर बनी रहनी चाहिए।
आप चाहे जैसे पढ़ें, लेकिन बुक रीडिंग पावर बनी रहे। इसीलिए आप हमारा वीडियो देखें, हम वीडियो कम प्रैक्टिस ज़्यादा कराते हैं। आप वीडियो देखें लेकिन प्रैक्टिस पर जाएं, जहां हम नहीं बोलेंगे, जहां आप प्रश्नों को पढ़ेंगे, एक एक प्रश्न को बारीकी से पढ़ करके काम करें। 2000 से भी ज़्यादा प्रश्न आपको हमारी वेबसाइट, हमारे यूट्यूब में लगेंगे, और अकेले केवल इतने प्रश्नों के अभ्यास और वीडियो के आधार पर जेल वार्डन में लोग नियुक्तियाँ ले चुके हैं। तो बस आपको बहुत ही स्ट्रेटेजिक फॉलो करना है, भ्रमित नहीं होना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। फॉर्च्यून ग्लोब 500 2021 की लिस्ट आई है, जो अच्छे परफॉर्म करने वाली कंपनियों की लिस्ट होती है विश्व की, और दुनिया की 500 टॉप कंपनियों में भारत की 7 कंपनियां शामिल हैं। उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, SBI, IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ONGC, आयरलैंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, राजेश एक्सपोर्ट, टाटा मोटर्स और भारत इंटरप्राइज पेट्रोलियम है। ये 7 कंपनियां इंडिया की, और इस लिस्ट में टॉप पर है USA की कंपनी वॉलमार्ट। कौन? USA की कंपनी वॉलमार्ट। ठीक है, तो आप फॉर्च्यून 500 ग्लोब 500 में भारत की 7 कंपनियां, इनके नाम जानेंगे, और वॉलमार्ट जो टॉप पर है उसे जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक, नोट कर लें फटाक से, जल्दी से आप इसे नोट कर लें। यह है आपका गूगल पर वेबसाइट www.studentclassesprayagraj.com। यहाँ पर फ्री नोट्स अवेलेबल हैं, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन अवेलेबल हैं, शार्ट नोट अवेलेबल हैं। कोई भी जो भी एग्ज़ाम होता है उसका प्रॉपर फुल गाइडेंस, स्ट्रेटजी और सिलेबस और मूल विज्ञापन का लिंक आपको मिलता है, जैसे SSC GD है, PET है, UPSI है, और सब एग्ज़ाम के एक मॉडल पेपर हमारे द्वारा लगाए जाते हैं। जो टेस्ट पेपर पड़े हैं वो सब फ्री ऑफ कास्ट आपको अवेलेबल हैं। तो सब कुछ कैसे है, फ्री ऑफ कास्ट है। आप यहाँ विजिट गूगल पर एक बार ज़रूर करें। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम लोग एक आगे। लिखा है कंपोजिट फाइनेंशियल इंक्लूजन रिपोर्ट। ठीक है, RBI ने जारी किया है ये रिपोर्ट, पहली बार जारी हुआ है। ठीक, कंपोजिट फाइनेंशियल इंक्लूजन रिपोर्ट, समावेशी वित्तीय समावेशन रिपोर्ट जारी हुआ है। ये पहली बार RBI द्वारा जारी किया गया है, और ये भी तय कर दिया गया है कि अब हर साल जुलाई महीने में इसे जारी किया जाएगा। तो इसे भी आप नोट करेंगे। और ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन रिपोर्ट आई है, ये बिना आधार वर्ष के, अभी इसका कोई आधार वर्ष नियत नहीं किया गया है। और इस रिपोर्ट का जो उद्देश्य है, देश में वित्तीय समावेशन की सीमा मापने के लिए यह एक समग्र सूचकांक के रूप में काम करेगा। क्या उद्देश्य है? देश में जो वित्तीय समावेशन हुआ है, लोग फाइनेंशियल सेक्टर से जो जुड़े हैं, बैंकिंग सेक्टर से जो लोग जुड़े हैं, उसका एक समग्र सूचकांक है। अगर रिपोर्ट की बात करें तो मार्च 2021 में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन रिपोर्ट आई है वो 53.9 है, जबकि मार्च में 2017 में ये पोजीशन कहाँ थी, 43.4 थी। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि जो वित्तीय समावेशन हुआ है उसमें बेहतरी और वृद्धि हुई है। और ये पूरी का पूरा रिपोर्ट जो है 3 पैरामीटर पर जारी किया जाता है। वो है उपयोग, पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता। एक्सेस, पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता, इन 3 आधारों पर यह जारी किया जाता है। तो इसे आप नोट करेंगे, पहली बार RBI ने जारी किया है, तो जल्दी से आप इसे नोट कर लें। यह है हमारा इस साल RBI द्वारा पहली बार जारी किया गया वित्तीय समावेशन रिपोर्ट। तो वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से ही प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री जन धन योजना में जो उद्देश्य था वो भारत के सभी लोगों को वित्तीय समावेशन माने फाइनेंशियल सेक्टर से, बैंकिंग से जोड़ना था। ठीक, चलिए कुछ छोटी मोटी बातें हैं उससे भी नोट कर लेते हैं। पानी माह किस केंद्र शासित प्रदेश की परियोजना है और पूरे अगस्त माह को जल संरक्षण के उद्देश्य से पानी माह के रूप में मनाया गया? तो वो है लद्दाख। कौन है? लद्दाख। तो लद्दाख में अगस्त माह को पानी माह के रूप में मनाया गया। उद्देश्य है जल संरक्षण, उसके प्रति जागरूकता। ठीक, इसे नोट कर लेंगे आप। लद्दाख पानी माह अगस्त महीने को मनाया। उत्तराखंड राज्य, ये हमारा जो उत्तराखंड राज्य है,
वो ऐसा एक पहला राज्य है जिसने भूकंप पूर्व चेतावनी के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक, तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसने भूकंप पूर्व चेतावनी के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो हिमालयी राज्य है, पर्वतीय क्षेत्र है, शिवालिक हिमालय के पार्ट में ये पड़ता है, निम्न हिमालय में, और अक्सर ये समस्या बनी रहती है। तो वहाँ पर ज़्यादा सतर्कता की भी आवश्यकता है। जितने भी हमारे हिमालयी राज्य हैं, पर्वतीय राज्य हैं उत्तर के, और वहाँ पर ऐसा हुआ है। और ये ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसका पहले से निगरानी किया जाना, पहले से पूर्व सूचना दिया जाना, अनुमान लगाना संभव नहीं है अभी भी। ठीक, और थोड़ी थोड़ी विज्ञान इसमें मदद मिल रही है, आगे मिल रही है। आप जल्दी से बताएंगे कि किसके माध्यम से, वो कौन सा यंत्र है जिससे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर करेंगे फटाक से। तो सीस्मोग्राफ, बिल्कुल सही उत्तर आप दे रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा जो खेल रत्न पुरस्कार है उसका नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और अभी उसका नाम सरकार ने बदलकर क्या कर दिया है? भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को अब नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार कर दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर कहे गए, हॉकी में योगदान, उनके योगदान को देखते हुए इसका ये नाम परिवर्तित किया गया। ठीक, जितने भी पुरस्कार हैं उनसे दो प्रकार के सवाल आते हैं, एक तो स्टैटिक सवाल और दूसरा करंट में। तो आपको जिस वेबसाइट की बात मैं कर रहा हूँ www.studentclassesprayagraj.com पे विविध जीके के नाम से एक कॉर्नर है, और वहाँ पर आप जाएंगे तो पूरा मिसलेनियस जो छोटे मोटे सवाल किसी भी छोटे बड़े एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, वहाँ पर मैंने कवर कर रखा है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, यूएनओ, विश्व और भारत के प्रमुख पुरस्कार, उसके स्टैटिक पोर्शन। तो वहाँ से जाकर के आप नोट्स धीरे धीरे प्रिपेयर करते रहेंगे और ज़रूर पढ़ेंगे। वो बहुत ही शानदार क्लास है, छोटे छोटे शार्ट नोट हैं जो निश्चित तौर पर आपको सफलता दिलाने में मदद करेंगे, और वहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो विविध जीके, चूँकि हम अपनी क्लास में उस पर टेस्ट भी लेकर के आते हैं, तो आपकी तैयारी जिनकी पहले से बनी रहे ज़्यादा अच्छा होता है। ये देखिए एक नया अभियान आया है, सुजलम अभियान। सुजलम अभियान, तो ये किसके द्वारा चलाया गया है? ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। और इस अभियान के अंतर्गत 100 दिनों में 10 लाख सोख गड्ढा, सोख पिट खोदा जाएगा पूरे देश में। तो ये है सुजलम अभियान, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 100 दिनों में 10 लाख सोख गड्ढे खोदेंगे। तो गंदा पानी को जल को डंप संरक्षण के लिए, इस उद्देश्य से, जल संरक्षण के उद्देश्य से, भूमिगत जल संरक्षण के उद्देश्य से ये अभियान चलाया गया है। ठीक, नीरज चोपड़ा क्यों चर्चा में है? कमेंट बॉक्स में आंसर करें। नीरज चोपड़ा क्यों चर्चा में है? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करें। नीरज चोपड़ा, बिल्कुल सही बात है, ओलंपिक पढ़ के आए हैं। ओलंपिक में शानदार जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल देश को दिलाया। ठीक, और उनके सम्मान में महाराष्ट्र राज्य ने पुणे में अपने एक स्टेडियम का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया। ठीक, तो कहाँ पर? पुणे में नीरज चोपड़ा स्टेडियम हो गया। तो इसे भी आप नोट करेंगे। एक पुस्तक चर्चा में है, एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट। इसको लिखा है केजे अल्फोंस ने। किसने? केजे अल्फोंस ने। तो एक ये पुस्तक आप नोट कर लेंगे, एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, केजे अल्फोंस ने। ठीक है, तो एक छोटा सा आपका सेशन था अगस्त महीने के करंट अफेयर्स का। ये सत्र आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएंगे। इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं, क्या और बेहतर कंसाइज सुधार किया जाए, ठीक, इसे आप ज़रूर बताएंगे, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करेंगे। और हाँ, ये जो वीडियो बना है इस पर आधारित प्रैक्टिस क्विज बहुत जल्दी 1-2 दिनों में आप मिल जाएगा। वेबसाइट पर जाकर आपको अगस्त माह का करंट अफेयर्स का MCQs लगाना है। जनवरी से लेकर के अब तक का करंट अफेयर्स का वीडियो क्विज सब बिल्कुल मेंटेन है। ठीक, अपने चैनल, अपने वेबसाइट पर जाना नहीं भूलेंगे। अपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे, जिससे आपको मदद मिले। और कमेंट बॉक्स हमेशा खुला है और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। आप चाहे वेबसाइट पे हों,
चाहे चैनल में हो, अपने कमेंट ज़रूर दिया करें। ठीक, तो सबने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा। जो नए स्टूडेंट हैं, अगर उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, चीज़ें न समझ में आई हों, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से अपना मैसेज डाल सकते हैं। ठीक, जिससे उनकी पूरी मदद हो सके। तो आज के सेशन में बस इतना ही। कैसा सेशन रहा आज का आप ज़रूर बताएंगे। तो दीजिए इजाज़त, फिर नई क्लास में नए विषय के साथ आपके लिए फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। क्लास आप छोड़ सकते हैं अब। ठीक, सबसे नमस्कार, सबसे नमस्कार, धन्यवाद।